गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज के इस सेशन में 13 अक्टूबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। सेना दिवस परेड 2023 बेंगलुरु में होगी आयोजित। अनंत नारायण गोपाल कृष्णन ने सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार किया ग्रहण। लखनऊ की जागृति यादव बनी एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त। प्रवीण गिरी ने विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में जल प्रौद्योगिकी में रजत पदक किया हासिल। झारखंड की अस्मिता दौरजी ने दुनिया के 8वें सबसे ऊंचे मनासलू को किया फतेह। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च की टेलीमानस पहल। एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट की गई जारी। आईएमएफ ने 2022 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 7.4% से घटाकर 6.8% किया। तीसरे बाडा एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 की मेजबानी कर रहा है भारत। करूर और डिंडीगुल में भारत का पहला पतला लॉरेंस अभ्यारण्य किया गया अधिसूचित। अब डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, किस राज्य ने भारत के पहले कडाबुर स्लैंडर लॉरेंस अभ्यारण्य की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स देश का जो पहला है ना कडाबुर स्लैंडर लॉरेंस, ये जो अभ्यारण्य है ये बनाया जाएगा कहां पर? तमिलनाडु में। यानी कि तमिलनाडु सरकार द्वारा इस अभ्यारण्य को बनाने की घोषणा की है। अब देख लेते हैं कडाबुर स्लैंडर लॉरेंस को। तो फ्रेंड्स आप सभी इसे पिक में देख सकते हैं। इसी के लिए तमिलनाडु में देश का पहला अभ्यारण्य बनाया जाएगा। किस लिए? तो इसके संरक्षण के लिए। किस लिए ये अभ्यारण्य बनाया जा रहा है फ्रेंड्स? तो इसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा घोषणा की गई है अभ्यारण्य बनाने की। आगे डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में। पालमू या बतेला अभ्यारण्य ये कहां पर है फ्रेंड्स? तो ये आपको देखने को मिलेगा झारखंड में। याद रखेंगे कहां पर है ये अभ्यारण्य? तो झारखंड में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तीनों अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। कहां पर है फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में चर्चा में रहा तेली नीलापुरम अंतरराष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य, ये किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स ये जो पक्षी अभ्यारण्य है ना, ये है आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। मुथंगा वन्यजीव अभ्यारण्य और चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य ये दोनों हैं केरल में। पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य ये भी आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहां पर फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में है ये। ओखला पक्षी अभ्यारण्य ये दिल्ली में है, जो कि सुर्खियों में रहा था काफी, तो आप सभी इसे भी याद रखेंगे। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य ये दोनों है हरियाणा में। कहां पर है फ्रेंड्स? तो ये दोनों अभ्यारण्य है हरियाणा में। साथ ही में याद रखेंगे ये दोनों अभ्यारण्य रामसर सूची में शामिल है, यानी कि ये भारत में रामसर स्थल है। ये भी आप सभी को याद रखना है, ठीक है। रामसर स्थल है जो कि कहां पर है? हरियाणा में। तो यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। फ्रेंड्स रामसर जो स्थान है ये कहां पर है? तो ये है ईरान में। कहां पर है? ईरान में है। वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइटें हैं फ्रेंड्स? तो इस समय है वर्तमान में 75, जिसमें सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है और दूसरे स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहां पर है फ्रेंड्स? तो ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य है कर्नाटक राज्य में। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की अस्मिता दौरजी ने बिना ऑक्सीजन
बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के मनासलू पर्वत को फतेह किया है? तो फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं मनासलू पर्वत के बारे में, क्योंकि ये हो सकता है आगामी परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए। तो पहला पॉइंट तो यही है कि ये जो मनासलू पर्वत है ये कहाँ पर है? तो ये है नेपाल में। कहाँ पर है फ्रेंड्स? याद रखेंगे नेपाल में है, और नेपाल के गोरखा जिले में ये आता है। नेपाल के किस जिले में है? गोरखा जिला, ठीक है। सेकंड, इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? तो कुतुंग के नाम से भी इसे जाना जाता है, कुतुंग पर्वत के नाम से भी इसे जानते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स? तो इसकी ऊंचाई है 8,163 मीटर। ये ऊंचा है फ्रेंड्स, 8,163 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा पर्वत है। दुनिया का आठवां सबसे ऊंचा पर्वत है। ये पॉइंट भी आप सभी याद रखेंगे। और बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के इसको फतेह करने वाली जो अस्मिता दौड़जी हैं, इनका संबंध है झारखंड से। यानी कि ये कहाँ की रहने वाली है फ्रेंड्स? तो ये झारखंड की रहने वाली है, जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के इसे फतेह किया है। तो पिक में आप सभी इन्हें देख सकते हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि एवरेस्ट बेस कैंप को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बन गई है? तो रिधम ममानिया बन गई है फ्रेंड्स, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं, सबसे कम उम्र की। आगे डिस्कस करेंगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नेपाल के तेंजिंग नोर्गे शेरपा और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है जुंको तावी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे बछेंद्री पाल है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है? तो दूसरी भारतीय महिला है संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो सबसे कम उम्र की महिला बनी है मलवत पूर्णिमा। तो ये तीनों नाम आप सभी याद रखेंगे, क्योंकि भारत से रिलेटेड है, तो हो सकता है आगामी परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी कि बात की जा रही है सेबी की। सेबी में चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स पूर्णकालिक सदस्य जो चौथे सदस्य बने हैं वो बने हैं अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। किसे बनाया गया है? तो अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को बनाया गया है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। ये चौथे पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं। तीन अन्य कौन कौन से हैं? तो तीन में शामिल है SK मोहंती, अनंत बरुआ और अश्वनी भाटिया। चौथे सदस्य बने हैं अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। अब डिस्कस कर लेते हैं सेबी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो पहला पॉइंट आप सभी सेबी के बारे में याद रखेंगे फ्रेंड्स। सेबी के बारे में पहला पॉइंट आप सभी याद रखेंगे कि सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स सेबी की स्थापना की गई थी 12 अप्रैल। सेबी की स्थापना कब की गई थी? 12 अप्रैल 1992 में। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है फ्रेंड्स? सेबी का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो सेबी का मुख्यालय है मुंबई में। और सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच, जो कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष भी है। ये पॉइंट भी आप सभी को याद रखना है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच है। तो इतनी जानकारी आप सभी सेबी के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त कौन बनी है फ्रेंड्स? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 11 अक्टूबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स, उसी उपलक्ष्य में ब्रिटेन की एक दिन की उच्चायुक्त बनाई गई थी जागृति यादव। जागृति यादव का संबंध कहाँ से है? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ये रहने वाली है फ्रेंड्स, जिन्हें एक दिन का ब्रिटेन की उच्चायुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया था अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 11 अक्टूबर को। फ्रेंड्स इससे पहले किसे बनाया गया था? तो अदिति महेश्वरी को बनाया गया था। सृष्टि गोस्वामी फ्रेंड्स ये उत्तराखंड की एक दिन की CM बनी थी। सृष्टि
फ्लोरा के बारे में याद रखेंगे, ये एक दिन की डीएम बनी थी फ्रेंड्स, एक दिन की डीएम इन्हें बनाया गया था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा नाम है जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है। जागृति को आप सभी पिक में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेना दिवस परेड 2023 का आयोजन कहाँ होगा। तो फ्रेंड्स अभी तक जो सेना दिवस परेड होती थी ना, ये होती थी नई दिल्ली में। कहाँ पर होती थी? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाता था। अब 2023 से ये जो परेड है ना, ये होगी बेंगलोर में। कहाँ पर होगी फ्रेंड्स? तो बेंगलोर कर्नाटक में इसका आयोजन किया जाएगा। साथ ही में आप सभी को ज्ञात होगा कि 8 अक्टूबर को वायुसेना द्वारा जो परेड निकाली गई थी, ये कहाँ पर मनाया गया था? तो चंडीगढ़ में मनाया गया था फ्रेंड्स। कहाँ पर? याद रखेंगे, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया गया था। और अब थल सेना दिवस की जो परेड होगी 2023 में, वो कहाँ पर होगी? तो बेंगलोर में होगी। कब? 15 जनवरी। 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? थल सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी। याद रखेंगे आप सभी, 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो फ्रेंड्स थल सेना दिवस मनाया जाता है। अब आप लोग बताएंगे कि नौसेना दिवस कब मनाते हैं। नौसेना दिवस का आयोजन कब किया जाता है, ये आप सभी कमेंट्स करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स 15 जनवरी को मनाया जाएगा। 15 जनवरी को ही थल सेना दिवस क्यों मनाते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय सेना ने घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी से महत्वपूर्ण घटनाओं और उत्सवों को हस्तांतरित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण के अनुसार वार्षिक सेना दिवस परेड 2023 15 जनवरी को बेंगलोर यानी कि कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। डिस्कस कर लेते हैं 15 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। तो फ्रेंड्स 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल यानी कि केएम करियप्पा, नाम याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। केएम करियप्पा ने जनरल फ्रांसीसी रॉबर्ट रॉय बूचर से सेना अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था। कब ग्रहण किया गया था? तो 15 जनवरी को ग्रहण किया गया था। इसलिए थल सेना जो दिवस होता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। वर्तमान में सेना अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे आप सभी, जनरल मनोज पांडे है। जनरल मनोज पांडे के बारे में एक पॉइंट आप सभी को याद रखना है, इन्हें हाल ही में एक सम्मान दिया गया था। भारतीय थल सेना प्रमुख यानी कि जनरल मनोज पांडे, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं, किस देश के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाल सेना के मानद जनरल की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया था। तो फ्रेंड जो विद्या देवी भंडारी है ना, ये वर्तमान में नेपाल की प्रेसिडेंट है। कहाँ के प्रेसिडेंट है फ्रेंड्स? तो नेपाल की प्रेसिडेंट है और नेपाल सेना के मानद जनरल की उपाधि से मनोज पांडे को इन्होंने सम्मानित किया है। तो ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। आगे डिस्कस करेंगे। विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में जल प्रौद्योगिकी में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स इस प्रतियोगिता में भारत ने जीता है रजत पदक। कौन सा पदक जीता है फ्रेंड्स? तो भारत ने इसमें रजत पदक जीता है। और ये जो रजत पदक है भारत को किसने दिलाया है? प्रवीण ने। किसने दिलाया है फ्रेंड्स? नाम याद रखेंगे, प्रवीण, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। इन्होंने ही ये रजत पदक जीता है और इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले प्रवीण दूसरे भारतीय बन गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि स्वर्ण पदक किसने जीता है इस प्रतियोगिता में। तो स्वर्ण पदक जीता गया है सिंगापुर के द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स? तो सिंगापुर ने जीता है। और कांस्य पदक जीता है जापान ने। कांस्य पदक इस प्रतियोगिता में किसने जीता है फ्रेंड्स? तो जापान ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। रजत पदक तो प्रवीण ने जीता है। स्वर्ण पदक भारत को इस प्रतियोगिता में किसने दिलाया था? तो फ्रेंड्स स्वर्ण पदक भारत को इस प्रतियोगिता में किसने दिलाया था? अश्वत्थ नारायण के द्वारा दिलाया गया था। और इन्होंने ये पदक कब जीता था? 2019 में। याद रखेंगे कब जीता था इन्होंने? तो 2019 में यह पदक जीता था। फ्रेंड्स इस प्रतियोगिता में 7 देशों ने भाग लिया था, जिसमें सिंगापुर, जापान, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी और कोरिया सहित भारत इसमें शामिल था। ठीक है। गोल्ड मेडल सिंगापुर ने, भारत ने सिल्वर और जापान ने ब्रॉन्ज जीता, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरे वाडा यानी कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 की मेजबानी कौन कर रहा है? फ्रेंड्स इसकी मेजबानी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसकी मेजबानी की जा रही है
भारत के द्वारा। किसके द्वारा की जा रही है? तो भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की जा रही है। फ्रेंड्स, भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह को संबोधित किसने किया है? तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया है। संगोष्ठी कहां पर हो रही है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है और ये कब तक आयोजित होगी? तो 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा। फ्रेंड्स, पहली संगोष्ठी कहां पर हुई थी? तो 2015 कतर में हुई थी और दूसरी कहां पर हुई थी? तो 2018 इटली में इसका आयोजन किया गया था। अब डिस्कस कर लेते हैं विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा के बारे में। फ्रेंड्स, ये अक्सर न्यूज में रहती है, इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी। यानी कि इसे कब स्थापित किया गया था? तो 1999 में इसे स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है वाडा का? तो खेल में एथलीटों द्वारा प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं के उपयोग के खिलाफ लड़ना है। अक्सर आपने सुना होगा कि वाडा ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। अक्सर खिलाड़ियों काफी सुर्खियों में रहते हैं इसको लेकर। ठीक है, मुख्यालय कहां पर है इसका? तो मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में इसके अध्यक्ष है विटोल्ड बेका। इनका नाम याद रखेंगे, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है कि टेलीमानस पहल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, जो टेलीमानस पहल है ना, ये संबंधित है मानसिक स्वास्थ्य से। किससे रिलेटेड है? तो ये मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस पहल के बारे में कि इसे किसने लॉन्च किया है। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि 10 अक्टूबर को जो मनाते हैं के अवसर पर भारत सरकार ने टेलीमानस पहल की शुरुआत की है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है। अब आप लोग बताएंगे कि वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? फ्रेंड्स, यह पहल एक 2400 घंटे मानसिक स्वास्थ्य सेवा है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था ने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की है? तो फ्रेंड्स, ये जो रिपोर्ट है ये लॉन्च की गई है किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। किसने इसे लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, याद रखेंगे, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये लॉन्च की गई है। डिस्कस कर लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में कि आखिर ये है क्या। तो यह रिपोर्ट इस बात पर विचार करती है कि कैसे डिजिटल और अन्य प्रौद्योगिकी सीखने के अंतराल को दूर कर सकती है और शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बना सकती है। फ्रेंड्स, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है और यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक फोरम, यूनिसेफ और युवाहा के बीच सहयोग का एक परिणाम है जिसे तीनों ने मिलकर जारी किया है। अगला क्वेश्चन है कि आईएमएफ ने 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो फ्रेंड्स, आईएमएफ द्वारा अब कर दिया गया है 6.8%। कितना कर दिया गया है? तो 6.8% कर दिया है आईएमएफ ने। अब डिस्कस कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। यह 1944 में बनाया गया, लेकिन 27 दिसंबर 1945 को औपचारिक रूप से इसने काम करना शुरू किया था। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका की राजधानी में है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो 190 है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है वर्तमान में? पियर ओलिवर गोरी चेंज है वर्तमान में, जो कि इसके मुख्य अर्थशास्त्री है। अब रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड्स कल के सेशन के बारे में। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो न्यायमूर्ति एएम मार्गी को बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक मंदिर परिसर का उद्घाटन किया। यह मंदिर किस राज्य में है फ्रेंड्स? तो ये मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में ये मंदिर है। उज्जैन किस नदी के किनारे है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, क्षिप्रा नदी के किनारे है। किस राज्य में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग
का लोकार्पण किया गया? तो छत्तीसगढ़ में यह उद्योग लगाया गया है। चंद्रयान 2 मिशन ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग की है। चंद्रयान 2 मिशन को भारत द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो जुलाई 2019 में इसकी लॉन्चिंग की गई थी। मानेसर आतंकवाद विरोधी 2022 की मेजबानी कौन कर रहा है फ्रेंड्स? तो ये जो अभ्यास है जो कि एससीओ से रिलेटेड है, इसका आयोजन किया जा रहा है भारत में। यूरोपीय संघ की संसद ने एक नया कानून पारित किया है जिसमें कहा गया है कि सभी नए स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरों में एक ही मानक चार्जर होगा। और यह कानून कब से लागू होगा फ्रेंड्स? तो ये कानून लागू हो जाएगा 2024 में। द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हैदराबाद में। भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो गरुड़ एरोस्पेस ने इसका निर्माण किया है और इसका नाम महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर रखा गया है। किक ऑफ द ड्रीम कैंपेन किसने शुरू किया है? तो इसे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी द्वारा शुरू किया गया है। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अखिलेश गुप्ता को किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रेंच भाषा से। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है फ्रेंड्स? तो प्रोटीन संश्लेषण इसका मुख्य कार्य है। बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? तो भूकंप केंद्र के नाम से उसे जाना जाता है। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? 42वें संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। सुएज नहर किन दो महाद्वीपों को विभाजित करती है? तो ये एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? तो स्ट्रामबोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज, जो कि परमार वंश का शासक था। आगे डिस्कस कर लेते हैं। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर एक बार देख लेते हैं। भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा फ्रेंड्स? तो ये बनेगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्योहार छापर मेला आयोजित किया जाता है? तो छापर मेले का जो आयोजन है वो पंजाब राज्य में होता है। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो शुद्धि आंदोलन का जो समर्थन किया गया था वो आर्य समाज के द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के गृह मंत्री कौन बने हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।